हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस टेक विपिन सर में। मैं विपिन मौर्य आपको इस बार फिजिक्स के चैप्टर व्यू करने आया हूँ क्लास 10th का। इसके पहले वाली वीडियो में हमने क्लास 10th केमिस्ट्री का प्रीव्यू करा था और जिसमें आपको चैप्टर वाइज डिस्कस करके बताया गया था कि कक्षा 10 में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और उस 10 के चैप्टर में कौन कौन से हेडिंग के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना है, उसके बारे में हमने पूरा का पूरा डिस्कस किया है। तो हम सोचे कि क्यों ना हम उसी प्रकार फिजिक्स का भी डिस्कस कर दें ताकि बच्चों के लिए हेल्पफुल रहे कि फिजिक्स में कौन कौन चैप्टर होते हैं और उस चैप्टर में हमें कौन कौन से हेडिंग हेल्पफुल होते हैं जिसके जो हम पढ़ेंगे तो हमारे लिए वो आगे परीक्षाओं में भी मिलेंगे और आगे के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। तो जो हमारा कक्षा 10 के फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है, वो पहला चैप्टर जो है वो परावर्तन और अपवर्तन है। परावर्तन और अपवर्तन। परावर्तन और अपवर्तन। परावर्तन और अपवर्तन जो होता है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो पहली हेडिंग आपको देखने को मिलेगी वो प्रकाश है कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के अंदर क्या गुण पाए जाते हैं, किस प्रकार का बिहेवियर उसका होता है, माध्यम में अलग अलग माध्यमों में उसकी चाल कैसी होती है, इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो इसमें हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो प्रकाश के बारे में करेंगे। प्रकाश के बाद जो अगला टॉपिक यहाँ पर हमारे आने वाला है दूसरा, वो है प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। क्या प्रकाश के अंदर क्या क्या गुण पाए जाते हैं, कौन कौन से माध्यम से गुजर सकता है, इसकी स्पीड क्या होती है, कब इसकी स्पीड बदल जाएगी, कब इसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये सब प्रकाश के गुण के बारे में हम ये टॉपिक में जानेंगे। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है तीसरा वाला, वो है परावर्तन। परावर्तन क्या होता है, यहाँ पर हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जो कि इस चैप्टर का नेम भी है परावर्तन। परावर्तन के बाद इसमें कई आज टॉपिक आते हैं, जैसे गोली दर्पण की पढ़ना पड़ता है, गोली दर्पण में परावर्तन, गोली दर्पण में परावर्तन पढ़ेंगे। गोली दर्पण में फिर उसके पहली बात तो गोली दर्पण में जो उसके मेन रूप से डिफिनेशन होते हैं, जैसे गोली दर्पण का ध्रुव क्या होता है, उसका वक्रता त्रिज्या क्या है, उसका वक्रता केंद्र क्या होता है, फोकस, इसके अलावा दर्पण का द्वारक, इन सभी छोटी छोटी जो डेफिनेशन होती हैं जो हमारे बेस के लिए बहुत ज़रूरी हैं, सबसे पहले इनके गोली दर्पण में इनके ऊपर डिस्कस किया जाएगा। फिर गोली दर्पण के प्रकार, कौन कौन से प्रकार का गोली दर्पण होता है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। फिर कौन से दर्पण के साथ वस्तु की अलग अलग स्थितियों में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनेंगे, यहाँ पर इस बात का भी पूरी तरीके से डिस्कस किया जाएगा। हम आप लोगों को पूरी बात पढ़ाएंगे कि किस प्रकार से परावर्तन और अपवर्तन में प्रतिबिंब बनते हैं, क्योंकि कक्षा 10 के बच्चों की जो मेन समस्या होती है वो परावर्तन को लेकर होती है, अपवर्तन में जो अलग अलग प्रतिबिंब बनते हैं उनके लेकर समस्या होती है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम यहाँ पर पूरे बेस के साथ एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, किसके कारण प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, कब प्रतिबिंब वास्तविक होता है, कब प्रतिबिंब आभासी बनता है, कब उल्टा होगा और कब सीधा होगा। इसको पूरी तरीके से हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो अगला पॉइंट इसमें आने वाला है वह है दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र 1/f = 1/v और +1/u, ये वाला जो फार्मूला होता है, इस वाले फार्मूले को हम जानेंगे कि ये फार्मूला कैसे प्राप्त होता है और किस प्रकार से इससे न्यूमेरिकल हल किए जाते हैं। पहले चैप्टर का अगर बच्चे न्यूमेरिकल खोल के आप देखिए
तो लगभग जितने न्यूमेरिकल हैं सब इसी सूत्र के ऊपर आने वाले हैं। तो आप समझ लीजिए कि यह सूत्र हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और जो चौथा टॉपिक होता है यहाँ पर वो आवर्धन होता है। आवर्धन के बारे में जानना होता है कि आवर्धन क्या होता है, और आवर्धन के लिए भी सूत्र मिलता है 1/m = -v/u। ये जो फार्मूला होता है, इस फार्मूले से हमें वस्तु और प्रतिबिंब के साइज के बारे में पता चलता है। m की वैल्यू से हमें ये पता चलता है कि कब प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में बड़ा बनेगा, कब प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में छोटा बनेगा, और कब प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। ये आवर्धन की वैल्यू से हमें पता चल जाता है। तो ये जो टॉपिक हो गया ये अभी परावर्तन के बारे में हो गया। ठीक इसी प्रकार से हमें अपवर्तन के भी संबंध में डिस्कस करना है कि अपवर्तन क्या होता है। और अपवर्तन में जो छठवां टाइप हो जाएगा वो अपवर्तन हो गया। अपवर्तन क्या होता है, फिर इसके बाद अपवर्तन में हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे। जिस प्रकार से परावर्तन में हमने गोली दर्पण के बारे में डिस्कस किया, उसी प्रकार अपवर्तन में हम लेंस को पढ़ेंगे, लेंस के प्रकार पढ़ेंगे, और अलग अलग लेंसों में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, कब आभासी प्रतिबिंब बनेगा, कब सीधा बनेगा, कब प्रतिबिंब लेंस में उल्टा बनेगा और कब सीधा बनता है, ये सब बात की लेंस के अंदर डिस्कस किया जाएगा। फिर जिस प्रकार से दर्पण का सूत्र आया है वैसे ही यहाँ पर हम लोग लेंस का भी सूत्र पढ़ेंगे, लेंस का भी सूत्र पढ़ेंगे। लेंस का जो सूत्र होता है 1/f = 1/v - 1/u। आप देख सकते हैं कि बहुत थोड़ा सा अंतर है दोनों फार्मूले में, इसलिए इसको ध्यान देने की ज़रूरत होती है जब न्यूमेरिकल सामने आता है कि दर्पण पूछ रहा है कि लेंस के लिए पूछ रहा है। फिर यही हम लोग पढ़ते हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता के बारे में डिस्कस करेंगे कि किसी लेंस की क्षमता कब बढ़ती है, कब घटती है। हम जब जाते हैं चश्मा बनवाने या कोई व्यक्ति चश्मा बनवा रहता है तो कोई आदमी देखिए पूछता है कि क्या भाई आपका जो चश्मा है वो पावर वाला है कि नहीं है, या फिर पावर है तो कितना है। तो इस बात का क्या मतलब होता है, इसको हम लेंस की क्षमता में जानेंगे कि आदमी का जो पावर बताते हैं अपने लेंस का, उस लेंस का जो पावर होता है वही लेंस की क्षमता बताते हैं। और उसको हम समझ पाएंगे कि कितने पावर पर उसकी फोकस दूरी कितनी होती है, कब उसका नॉर्मल आँख में प्रॉब्लम होती है, कब ज़्यादा आँख में प्रॉब्लम होती है। लेंस के पावर से समझा जा सकता है, उसके चश्मे की जो क्षमता होती है उसके आधार से समझा जा सकता है। तो ये सब जो हम डिस्कस करेंगे वो परावर्तन और अपवर्तन के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। जो दूसरा चैप्टर यहाँ पर आने वाला है वो बड़ा खूबसूरत नाम है इस चैप्टर का, मानव नेत्र। मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। रंग बिरंगा संसार सुनने में बड़ा अच्छा चैप्टर का नाम है कि मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। जाहिर सी बात है कि अगर मानव नेत्र ना होता तो ये संसार हमको रंग बिरंगा दिखाई भी ना देता। तो चैप्टर का नाम तो बहुत बढ़िया है। तो आप समझ भी गए होंगे कि हम इसमें पढ़ने वाले क्या हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस चैप्टर का वो सबसे पहले ही दिख रहा है कि मानव नेत्र। मानव नेत्र है क्या, इसकी ज़रूरत हमें क्यों है, इसके अलावा मानव नेत्र में कौन कौन से अंग होते हैं जो एक साथ वर्क करते हैं तो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। वैसे तो बहुत सारे अंग होते हैं और इसी चैप्टर में हम मानव नेत्र में सबको डिस्कस करेंगे। फिर इसी चैप्टर में हमें जानेंगे कि मानव नेत्र में क्या क्या दोष हो सकते हैं। तो कहें तो जो पहला तो मानव नेत्र के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। मानव नेत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी लेनी है। और दूसरा जो पॉइंट इस चैप्टर का रहेगा वो रहेगा नेत्र दोष।
नेत्र में क्या क्या दोष हो सकते हैं और इसका कारण क्या होता है, इसके निवारण क्या होते हैं, इस पूरे टॉपिक के अंतर यही देखा जाएगा कि नेत्र में क्या दोष होते हैं। फिर और भी इसमें छोटे छोटे टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं, जैसे वर्ण विक्षेपण हो गया, वर्ण विक्षेपण हो गया। फिर चौथा टॉपिक हो जाता है प्रकीर्णन का कुछ पार्ट पढ़ना पड़ता है, प्रकीर्णन में हमें पढ़ना पड़ता है। ये सब मेन रूप से हमारे टॉपिक होते हैं और कुछ इनकी जो घटनाएं होती हैं, जैसे इंद्रधनुष का बनना आसमान में, ये घटना हो गई। इसके अलावा सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ये एक टॉपिक हो गया। आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है, ये टॉपिक हो गया। तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, ये सारे पॉइंट हो जाते हैं। तो इन सभी पॉइंट को भी मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार इस चैप्टर के अंतर्गत हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो इतना पढ़ने के बाद कक्षा 10 भौतिक विज्ञान का जो मूल रूप से एक चैप्टर होता है प्रकाश, ये खत्म हो जाएगा। दूसरा जो चैप्टर हमारा आता है, तीसरा जो चैप्टर हमारा आता है कक्षा 10 का, वो आता है वैद्युत धारा, वैद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव, इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि वैद्युत धारा क्या होती है, कब धारा प्रवाहित होती है, इसके डेफिनेशन, इसका मात्रक क्या होता है, कौन कौन से धारा के अंदर गुण पाए जाते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरी बात जो यहाँ पर है कि धारा क्यों प्रवाहित होती है, तो जो मेन टॉपिक इसके अंतर्गत है उसको हम लिख देते हैं। जैसे पहले तो हो गया वैद्युत धारा ही, वैद्युत धारा के साथ में हमें यहाँ पर आवेश भी जानना है, क्योंकि हम ये देखेंगे कि आवेशों की प्रवाह की जो दर होती है वही धारा होती है। तो धारा के साथ साथ हमें आवेश भी जानना पड़ेगा। इसके साथ हम यहाँ पर जानेंगे विभव और विभवांतर, विभव और विभवांतर, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसको भी हमको जानना है, विभव और विभवांतर के बारे में। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप इस चैप्टर का आता है, या फिर कहें कि जब तक आप फिजिक्स को पढ़ते रहेंगे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिजिक्स को, तब तक ओम्स लॉ का यूज होता रहता है। तो ये ओम का नियम, ओम का नियम, ओम का नियम कक्षा 10 वालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये डायरेक्ट परीक्षा में इसका स्टेटमेंट भी पूछा जाता है और साथ में इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल भी कक्षा 10 में पूछे जाते हैं बच्चों। तो यहाँ पर ओम का नियम हमें बहुत अच्छे से डिस्कस करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। साथ में ओम का नियम अलग अलग जगह पर कैसे लगाया जाता है उसको भी जानना पड़ेगा। फिर चौथा जो टॉपिक यहाँ पर आता है जो हमें पढ़ना है, वो आता है प्रतिरोध। प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होता है, इसके अलावा हम किसी सर्किट के प्रतिरोध को कैसे घटा और बढ़ा सकते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन हम कह सकते हैं उसको, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों के संयोजन में जो हमारा मेन आएगा वो 2 पॉइंट्स होते हैं, एक समांतर क्रम संयोजन और एक होता है एक समांतर और दूसरा होता है श्रेणी क्रम संयोजन। ये टॉपिक यहाँ पर आपको इसके डेरिवेशन भी मिलेंगे, मतलब कह सकते हैं कि फार्मूले भी मिलेंगे, और साथ में इसके ऊपर भी ढेर सारे न्यूमेरिकल जो होते हैं, आंकिक प्रश्न हैं, वो परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। बुक को खोलेंगे तो उसमें भी बहुत सारे प्रश्न हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन को, समांतर और श्रेणी क्रम संयोजन को भी देखना है।
श्रेणी क्रम संयोजन के बाद कुछ इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ होती हैं जिसके बारे में भी हमें कक्षा 10 में पढ़ना पड़ता है। जैसे वैद्युत मोटर हो गया, इसके बारे में जानना पड़ता है। वैद्युत बल्ब हो गया, इसके बारे में जानना पड़ेगा। वैद्युत इस्त्री होती है, वैद्युत ऊष्मक होता है। ये सब इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ होती हैं जिसको इसी चैप्टर में पढ़ना पड़ता है हमको। इसके बाद बहुत ज़्यादा तो डिस्कस हम लोग जब क्लास को डिटेल में पढ़ने लगेंगे तब करेंगे, फिर भी इतने भी नोट पॉइंट होते हैं जो कि हम लोग पढ़ना है। और जो चौथा इसके बाद वाला चैप्टर इसमें ऐड होने वाला है, चौथा चैप्टर होता है, वो होता है आपका वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। जब वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो एक वैज्ञानिक ओस्टर्ड थे, उन्होंने सर्वप्रथम बताया कि वैद्युत धारा प्रवाहित होने के बाद जो वायर होता है, जो तार होता है, उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और इसको उन्होंने कई प्रयोग किए और प्रयोग के माध्यम से इस बात को प्रूफ भी किया कि वैद्युत धारा को प्रवाहित होने के पश्चात उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और इसी के सिद्धांत पे हमारा वैद्युत मोटर भी वर्क करता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आगे चल के एक वैज्ञानिक फैराडे आए और फैराडे ने ये सोचा कि अगर वैद्युत धारा के प्रवाहित होने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वायर के चारों ओर, तो क्यों ना हम चुंबकीय क्षेत्र ही उत्पन्न करें और यह देखें कि वैद्युत धारा प्रवाहित होती है कि नहीं होती है। और भाई रहे तो वैज्ञानिक के दिमाग में आया तो काम शुरू हो गया। तो उसी काम को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने प्रयोग करना शुरू किया और उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए। स्टार्ट में बहुत सारे प्रयोग उनके फेल भी हुए, जैसा कि हम कई वैज्ञानिकों के विषय में पढ़ते भी आए हैं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार अपने प्रयोग को जारी रखा और अंततः उन्हें सफलता इस बात के लिए मिल गई कि अगर किसी वायर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र न उत्पन्न करके चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करा जाए, फिर से इस बात को सुनेंगे, वायर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र न उत्पन्न करके चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किया जाए, तब जाके उस वायर में ऑटोमेटिक धारा प्रवाहित होने लगती है। और वही बात यहाँ पर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में पढ़ा जाएगा। तो आपको शायद ही समझ में आ गया कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, कि हम तार को किसी बैटरी से बिना जोड़े केवल उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करके और सर्किट में धारा प्रवाहित करेंगे, तार में धारा प्रवाहित करने लगेंगे। ये बात वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में आएगी। तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो पढ़ना है हमको, वो पढ़ना है फैराडे का प्रयोग। फैराडे का प्रयोग, फैराडे ने मुख्य रूप से कौन सा प्रयोग किया जिसके बाद उनको सफलता मिली। वैज्ञानिक तो प्रयोग बहुत सारे करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमें उन प्रयोगों को यहाँ पर पढ़ना है जिसके बाद उनको सफलताएं मिली। तो फैराडे का प्रयोग। दूसरा जो था वो फैराडे का नियम है। जब फैराडे को इस प्रयोग में सफलता मिली तो उन्होंने इसके सापेक्ष दो नियम दिए, जिसको हम कहते हैं फैराडे के नियम। फैराडे के नियम, फैराडे ने दो नियम दिया है और उन्हीं नियमों के बारे में हमको जानना है। फिर फैराडे ने अलग अलग प्रकार से इनको कई सर्किटों के लिए अध्ययन करके दिखाया। जो हमारा मेन जो यहाँ पर आएगा कि डायनमो के बारे में पढ़ना है। डायनमो में भी दो प्रकार के डायनमो होते हैं। पहली बात तो डायनमो कुछ शब्द से हो सकता है बच्चे अनभिज्ञ हो, ना जानते हो, तो उनको हम बता दें कि घर में जो जनरेटर होता है या शादी विवाह में जो जनरेटर हम लोग लाते हैं, किसी पार्टी में जनरेटर को लेकर मंगाते हैं, क्या उसमें हम किसी बैटरी का प्रयोग करते हैं? तो आप लोग जानते ही हैं कि उसमें बैटरी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो बैटरी का प्रयोग नहीं किया जाता है तो करंट कैसे देता है? तो कुछ लोग कहेंगे कि उसमें इंजन लगा होता है, वह तेल लेता है। तो ऐसी कोई बात नहीं होती है। वो इंजन केवल आगे जो डायनमो लगा होता है, आप देखेंगे जनरेटर के आगे डायनमो लगा होता है, ये जो इंजन लगा होता है उसका काम क्या होता है? डायनमो को रोटेट करना। जब वो डायनमो रोटेट होता है तो ऑटोमेटिक वह वैद्युत धारा को उत्पन्न करता है और उसी वैद्युत धारा का प्रयोग करके हम खूब मज़े से पार्टी करते हैं।
तो ये जो डायनमो वाली बात आ गई, तो डायनमो मुख्य रूप से जो दो प्रकार के होते हैं, एक जो होता है वो प्रत्यावर्ती धारा वाला होता है, और एक जो होता है वो डीसी धारा वाला होता है, जिसको हम दिष्ट धारा बोलते हैं। अब ये भी बात समझ में हो सकता है कम आई हो कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा क्या होती है। तो बस अभी तो प्रीव्यू किया जा रहा है, तो इतना समझिए कि आपके घर में जो ट्रांसफार्मर से लाइट आती है या फिर किसी पावर स्टेशन से लाइट आती है, वो आपका एसी धारा होती है, और जो आपकी बैटरी से करंट निकलता है, चाहे 2 वोल्ट 3 वोल्ट 10 वोल्ट 12 वोल्ट की जो बैटरियां आती हैं, उससे जो हमें करंट प्राप्त होता है वो दिष्ट धारा होती है, डीसी धारा होती है। तो इस प्रकार भी जनरेटर भी दो प्रकार के हो जाते हैं, और जो हमें यहाँ पर पढ़ना है मुख्य रूप से प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर यहाँ पर पढ़ना है, प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर। फिर लास्ट में आपकी किताब में डिस्कस किया गया है कि प्रत्यावर्ती धारा भी क्या होती है। प्रत्यावर्ती धारा, और फिर इसी में हम देख लेंगे दिष्ट धारा भी क्या होती है। जानना बहुत जरूरी है प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा को, और तभी ये समझ पाएंगे कि आखिरकार डायनमो से प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा कैसे उत्पन्न होती है। तो शॉर्ट में ये कक्षा 10 फिजिक्स का चैप्टर व्यू और टॉपिक व्यू था, जिसके माध्यम से हमने बताया कि कक्षा 10 के चैप्टर में हमें एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें पढ़नी, क्या कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, और उस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इस बात को भी हमने आपको पूरी तरीके से बताया है। अब आगे की क्लास में हम चैप्टर वाइज पूरे हेडिंग को डिस्कस करेंगे, और आपको पूरे 0 लेवल से यहाँ पर बताएंगे कि एक्चुअल में साइंस कैसे पढ़ा जाता है। साइंस हम देखते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो केवल लिख देते हैं, टीचर लिखा देता है, उसके बाद बस वही किताब खोल के रटते हैं, जबकि साइंस में कभी रटा ही नहीं जाता है। जब तक वो दिमाग में समझ में न आए तब तक उसको हम रट के कभी पढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए हमारे साथ आप जुड़े रहिए, हम आपको ऐसे बताएंगे कि इस तरीके से साइंस को पढ़ा जाता है ताकि आपको याद ना करना पड़े, और एक बार अगर पढ़ लिए तो लंबे समय तक याद रहे। तो यहाँ पर हम ये पूरी तरीके से प्रयास करेंगे। ठीक है, थैंक यू।